एक कहावत तो आप लोगों ने जरूर सुनी होगी कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और अब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी भी यही फॉर्मूला अपना रहे हैं। मंच से हुंकार भरते हुए सीएम योगी ने बयान दिया कि पश्चिम बंगाल में दंगाइयों का इलाज डंडा है, क्योंकि बंगाल जल रहा है और वहां के मुख्यमंत्री चुप हैं। सीएम योगी ने ममता दीदी पर जमकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि उन्होंने सेक्युलरिज्म के नाम पर दंगाइयों को खुली छूट दे दी है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरदोई में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर सख्त बयान दिया। सीएम योगी ने ममता सरकार को घेरा और दंगाइयों का इलाज डंडा बता दिया। इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं, लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। सीएम योगी ने जब मन से हुकार भरी तो विरोधियों की बोलती बंद हो गई। ममता सरकार ही नहीं, सीएम योगी ने सपा और कांग्रेस को भी आड़े हाथ ले लिया। कांग्रेस मौन है मुर्शिदाबाद के दंगों पर, कांग्रेस मौन है, समाजवादी पार्टी मौन है, टीएमसी मौन है। वे धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो हुआ था उसका समर्थन कर रहे हैं बड़ी बेशर्मी के साथ। अगर उन्हें बांग्लादेश अच्छा लगता है तो उनको बांग्लादेश ही जाना चाहिए, क्यों भारत की धरती पर बोझा बने हुए हो। बंगाल हिंसा पर सीएम योगी ने विपक्षी पार्टियों पर तीखे हमले किए और ममता दीदी पर गंभीर आरोप लगाए। सीएम योगी के इन शब्द भेदी बाणों से टीएमसी ही नहीं, सपा और कांग्रेस भी निशब्द हो गए। वक्फ बिल पास होते ही सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में है। यूपी में वक्फ की अवैध संपत्तियों का सर्वे के आदेश दिए गए। अब मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि वक्फ की इन संपत्तियों का भविष्य क्या होगा। उत्तर प्रदेश में विवादित वक्फ संपत्तियों की लिस्ट तैयार हो रही है। पूरे प्रदेश में वक्फ की विवादित जमीनों का सर्वे किया जा रहा है। सर्वे के बाद इन संपत्तियों पर स्कूल, कॉलेज और गरीबों के आशियाने बनेंगे, ठीक उसी तरह जैसे भूमाफिया की जमीन पर बना था। अब ये जमीन जो वापस आएगी, बहनों और भाइयों, इसमें हॉस्पिटल बनेंगे, इनमें गरीबों के लिए मकान बनेंगे, हाई राइज बिल्डिंग बनेगी, यहां पर स्कूल बनेंगे, विश्वविद्यालय बनेंगे, निवेश के लिए लैंड बैंक बनेगा। लेकिन किसी को जमीन पर कब्जा करके गुंडागिर्दी करने की छूट अब नहीं मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि वक्फ के नाम पर लूट रुकने वाली है, इसलिए ये लोग परेशान हैं और वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं। परेशानी इस बात को लेकर के कि अब गुर्गे खाली हो जाएंगे, तो पहले जो जनता को लूटते थे, इनको अब भय है कि इनके द्वारा पाले गए गुर्गे कहीं भस्मासुर हुए तो कहीं अब इन्हीं को न लूटने लग जाएं। इसलिए उस भय के कारण ये वक्फ के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। योगी ने अपने बयान से यूपी में वक्फ की अवैध संपत्तियों का भविष्य बता दिया। योगी का ये बयान उन लोगों के लिए किसी अलर्ट से कम नहीं है जिन्होंने वक्फ के नाम पर जमीनों पर कब्जा किया है। राणा सांगा पर समाजवादी सांसद की टिप्पणी का विवाद अभी खत्म भी नहीं हुआ। इस बीच रामजी लाल सुमन ने एक बार फिर से भड़काऊ बयान दे दिया है। इस बार उन्होंने करनी सेना को सीधी चुनौती दी है, चैलेंज किया है कि अगर हिम्मत है तो 19 अप्रैल को आगरा आ जाओ, लड़ाई का मैदान तैयार होगा और दो हाथ होंगे। इस चैलेंज के बाद यूपी का माहौल बेहद गर्मा चुका है। लड़ाई का मैदान तैयार होगा, दो हाथ होंगे। दो हाथ वाली चुनौती उस हिंदूवादी संगठन को दी जा रही है जिसके कार्यकर्ता 12 अप्रैल को विरोध का ट्रेलर दिखा चुके हैं, तलवार लठ लहरा चुके हैं। अब माफी की जगह रामजी लाल सुमन करनी सेना को ललकार रहे हैं। आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की 19 अप्रैल को आ रहे हैं, लड़ाई का मैदान तैयार होगा, दो हाथ होंगे। माफी तो नहीं, लेकिन अपनी तीखे और तलक बयानों से रामजी लाल सुमन एक बार फिर विवादों में हैं। पहले तो उन्होंने करनी सेना को दो हाथ की चेतावनी दे डाली और अब कानून और संविधान की बात करने लगे। असहमति का हमारे देश में तरीका है विरोध करने का, संविधान है, कानून है, तो कानून का सहारा ले। हिंसा तबाही देती है, हिंसक वातावरण बनना किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है। मतलब साफ है, रामजी लाल ने चुनौती देकर एक बार फिर अपने लिए मुसीबत मोल ली है।
क्योंकि करणी सेना पहले ही कह चुकी है, जब तक राणा सांगा के मुद्दे पर माफी नहीं मांग ली जाती तब तक विरोध जारी रहेगा। लगता है अखिलेश के नेता हिंदुओं को भड़काकर ही मानेंगे। राणा सांगा पर विवादित बयान देने वाले सपा सांसद रामजी लाल सुमन अभी करणी सेना की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं कि इस बीच मंदिरों की ताकत नापने वाले सपा के एक और नेता मैदान में आ गए। सपा विधायक इंद्रजीत सरोज ने हिंदू देवी देवताओं पर विवादित बयान दिया, जिससे बवाल मच गया और अब इस पर पक्ष विपक्ष आमने सामने आ गए। बेहद शांत और शालीन से नजर आ रहे ये है सपा विधायक इंद्रजीत सरोज, लेकिन सफेद रंग के कपड़ों में शालीनता से बैठे नेताजी की सादगी पर मत जाइएगा, क्योंकि इनकी भाषा ऐसी है कि कभी भी शांति भंग करा सकती है। मंदिरों को जो है मुसलमानों ने, विदेशी मुसलमानों ने लूटा, चाहे वो महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा। अब भगवानों को जो है उन्हें अंधा कर देना चाहिए, लूला लंगड़ा कर देना चाहिए, अपाहिज कर देना चाहिए। मोहम्मद बिन कासिम आए भारत को लूटे, मोहम्मद गोरी आए भारत को लूटे, बाबर आए लूटे जो है। तो यहाँ के भगवान क्या करते रहे जो है, श्राप दे देना चाहिए जो है, मुसलमान मर जाता जो है। एक सपा नेता हिंदू देवी देवताओं की ताकत नाप रहे हैं तो सपा के दूसरे महारथी आग में लगातार घी डाल रहे हैं। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है। बड़े मुर्दे मत उखाड़ो, करके बड़े उखाड़ोगे भारी पड़ जाएगा। सुना आपने, अभी एक विवादित बयान का साइड इफेक्ट रामजीलाल सुमन देख ही रहे हैं। बावजूद इसके वो खुला चैलेंज देकर नया बखेड़ा खड़ा करना चाहते हैं। सपा नेताओं के इन उलझुल बयानों पर अब सियासत भी गरमाई है और यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने इस पर पलटवार किया है। समाजवादी पार्टी एक रणनीति के तहत केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए और ये दिखाने के लिए कि कांग्रेस से ज्यादा हैसियत समाजवादी पार्टी मुस्लिम की है, इसके लिए सब बयानबाजी हो रही है। इसके लिए इन दोनों नेताओं का इस्तेमाल करने का प्रयास कर रही है और उसी के तहत ये बयानबाजी हो रही है कि सनातन को जितनी गालियां आप दोगे उतना ये लोग खुश होंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के विवादित बयान के बाद एसपी मुखिया अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं को नसीहत दी है। अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी का कोई भी नेता इतिहास से जुड़ा कोई सवाल न करे। उन्होंने कहा कि अगर इतिहास की बातें हमें सकारात्मक दिशा ना दे सकें तो हमें इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए और उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। सुनने में आ रहा है कि इतिहास के पन्ने लोग पलट रहे हैं। जब से रामजी सुमन जी ने कहा, आप देखिए गूगल पे, आप देखिए चैट जीपीटी पे, लोग जानना चाहते हैं इतिहास क्या है, तो इतिहास जानने लगे हैं लोग। मैं ये चाहता हूँ इतिहास की बातें अगर हमें अच्छा रास्ता न दिखा सकें, हमें कोई पॉजिटिव रास्ते पे न ले जा सकें, हमें सकारात्मक दिशा न दे सकें, तो इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों गुट में मुख्यमंत्री फेस पर तलवार खींच चुकी है। सीएम फेस पर सबसे ज्यादा खटास इंडिया गठबंधन में है। तेजस्वी यादव पहले ही खुद को सीएम फेस डिक्लेयर कर चुके हैं, जिस पर कांग्रेस को आपत्ति है। ऐसे में सीट बंटवारे और फेस की इस लड़ाई में दोनों दलों के बीच सहमति बनाने के लिए दिल्ली के बाद अब पटना में मीटिंग होने वाली है। क्यों चिंतित रहते हैं चेहरे की? ये हम लोगों की चीजें हैं, ये हम लोग जो है बातचीत करके सारी चीजें जो है सामने आ जाएंगी। तेजस्वी यादव के माथे पर चिंता की ये लकीर उस मीटिंग के बाद आई जिसमें सीएम फेस से लेकर सीटों की गुणागणित पर मंथन हुआ। कांग्रेस तेजस्वी यादव के सामने अपनी डिमांड रख चुकी है, मुख्यमंत्री के चेहरे पर अपना फैसला बता चुकी है, जिसके बाद तेजस्वी यादव बैकफुट पर आ गए। दावा है इस मीटिंग में सीएम फेस और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर पूरी तरह से बात नहीं बन पाई। ऐसे में अब तेजस्वी यादव अपने सहयोगियों के साथ पटना में बैठक बुला चुके हैं। हम सब लोग 17 तारीख को भी जो है अदर अलायंस पार्टनर के साथ जो लेफ्ट पार्टी है, वीआईपी पार्टी है, कांग्रेस और आरजेडी, पटना में भी हम लोग बैठेंगे और हम लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है वो तो मीडिया में हम लोग बताते नहीं है। यानी बिहार में विपक्ष की रणनीति बेहद गोपनीय है, जिसे फिलहाल जग जाहिर नहीं किया जा सकता। लेकिन सूत्रों का दावा है 243 सीट वाले बिहार में अब तक विपक्ष की तरफ से 370 सीटों का रोड मैप तैयार किया गया है। दावा है आरजेडी 150 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस 70 सीटों से कम में मानने वाली नहीं। मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी को 60 सीट चाहिए। लेफ्ट के तीनों दल को 40 सीट चाहिए। पशुपति पारस अगर शामिल हुए तो उन्हें भी 50 सीट चाहिए। मतलब ये कि बिहार में सीट शेयरिंग वाली डिमांड अपनी डफली अपना राग जैसा है।
जिस पर अब 17 अप्रैल को पटना में बैठक होने वाली है। इस बार खरगे या राहुल गांधी नहीं, तेजस्वी यादव अगुवा की भूमिका में रहेंगे। वक्फ कानून के खिलाफ सियासी लड़ाई बेहद तीखी हो चुकी है। जुबानी शब्दबाण से माहौल बेहद गर्म हो चुका है, क्योंकि एक दिन पहले पीएम मोदी ने गरीब मुस्लिमों की बात करते हुए पंचर बनाने वाले नौजवानों का जिक्र किया, तो अब कांग्रेस और ओवैसी पीएम के बयान को नया एंगल दे चुके हैं। आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती, लेकिन इससे मुट्ठी भर भू माफिया का भला हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के इसी बयान पर सियासी टेम्परेचर पंचर पर शिफ्ट हो चुका है। विपक्ष की तरफ से मोर्चा असदुद्दीन ओवैसी ने संभाला और तलक टिप्पणी से नया विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, अगर संघ परिवार की सोच और संपत्ति देशहित में इस्तेमाल होती तो मोदी को चाय नहीं बेचनी पड़ती। पिछले 11 साल में मोदी ने गरीब भारतीयों, हिंदू या मुसलमान के लिए क्या किया? 33% भारतीय बिना नौकरी और पढ़ाई के जी रहे हैं। प्रधानमंत्री के बयान पर कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस नेता कुंवर दानिश अली ने इशारों में ये तक कह दिया कि लोगों को भड़काया जा रहा है। प्रधानमंत्री पद पर बैठ करके जिस तरीके का जहर उगलने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, अपने कैडर को इंस्टिगेट करने का काम कर रहे हैं, ये निंदनीय ही। जिस तरह से रिएक्शन आ रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि आगामी विधानसभा में मुस्लिमों को साधने के लिए अभी से तमाम विपक्षी दल लामबंद है, जिसमें सबसे ऊपर असदुद्दीन ओवैसी अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। पंचर पर छिड़े सियासी रण में ये भी जानना जरूरी है, जो बयान पीएम मोदी ने दिया उससे मुस्लिम समाज कितना इत्तेफाक रखता है। यही जानने के लिए जी मीडिया की टीम मुस्लिम मोहल्ले में पहुंची, क्योंकि वक्फ कानून पर पहले ही मुस्लिमों को गुमराह करने का आरोप लग चुका है। ऐसे में गरीब मुसलमानों के लिए प्रधानमंत्री का बयान बेहद चर्चा में है। कुछ लोग प्रधानमंत्री के बात से सहमत हैं, तो कुछ का कहना है इस कानून से आम मुस्लिमों का भला होने वाला नहीं है। नहीं, ये बात ठीक कहीं तक है कि वक्फ बोर्ड के लोगों ने काम सही नहीं किया, लेकिन अब उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं ना, जिन लोगों ने काम सही नहीं किया। जो चीज़ जैसे थी उसको तो आपने वैसे ही छोड़ दिया। अब उन लोगों पे तो कोई शिकंजा नहीं कसा गया जिन्होंने अब तक वक्फ के साथ भ्रष्टाचार या बदनवानी की है। तो आपने तो ये बना दिया कि भाई 25 तक जिसका जो कब्जा है वो उस पर रहेगा, तो फिर किसको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये सब एक छलावा है। ये सिर्फ बिहार चुनाव में मुसलमानों को ठगने की, मुसलमानों की वोट लेना चाहते हैं, और जो सीधे सच्चे मुसलमान हैं उनको गुमराह करना चाहते हैं। मुसलमानों के इतने हितैषी हैं तो बेरोजगार जो मुसलमान हैं उनके में काम करें। बात अल्पसंख्यक की हो रही है, बात देश के 20% मुस्लिमों की हो रही है, जिनके हक पर वक्फ बोर्ड के डाके का खाका खींचा जा रहा है। बताया जा रहा है कैसे वक्फ बोर्ड की वजह से मुस्लिम नौजवान पंचर लगाने के मजबूर हैं। हालांकि पीएम मोदी के इस बयान पर मुस्लिमों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ईडी के शिकंजे में घिर चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने लैंड डील और मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ की है, जिसके बाद उनके राजनीतिक करियर पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होने लगा। वाड्रा के खिलाफ भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप से पहले से ही लगते आ रहे हैं, लेकिन इस बार ईडी के सामने पेशी के बाद वाड्रा के साथ कांग्रेस भी निशाने पर आ गई। और अब रॉबर्ट वाड्रा ने ईडी के एक्शन को सियासी कनेक्शन से जोड़ दिया है। उन्होंने दावा किया, ये प्रयोग उनकी राजनीतिक करियर को खत्म करने के लिए किए जा रहे हैं। जब मैं लोगों के हित में बोलता हूँ, जब भी मैं माइनॉरिटीज के लिए बोलता हूँ, जब भी मैं जो सरकार चल रही है उनकी नाकामियों में बोलूंगा, या बोलूंगा मैं सोच भी रहा हूँ राजनीति में आने के लिए, तो ये लोग दुरुपयोग करेंगे, एजेंसियों का इस्तेमाल करेंगे। केस में कुछ है ही नहीं है। वाड्रा की ईडी के सामने पेशीरस को राजनीति एंगल देने की कोशिश हो रही है, लेकिन केस की बात करें तो ये मामला गुरुग्राम के शिकोहपुर में जमीन खरीद को लेकर है। वाड्रा की कंपनी ने 2008 में करीब 3 एकड़ जमीन ली। ये जमीन करीब 7 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदी गई थी। कमर्शियल लाइसेंस पाने के बाद प्रॉपर्टी को बेच दिया गया। डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में जमीन बेची। वाड्रा की कंपनी पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा है। आरोप गंभीर है तो पूछताछ भी लाजमी है, लेकिन प्रियंका गांधी के पति इसे सियासी साजिश का नाम दे रहे हैं। हालांकि प्रियंका या फिर राहुल गांधी की तरफ से इस मामले में अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर चिंता जाहिर की है। गडकरी ने दिल्ली और मुंबई दोनों महानगरों में बढ़ते प्रदूषण का जिक्र किया और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को तुरंत दूर किए जाने की वकालत की।
और दिल्ली और मुंबई में बढ़ते प्रदूषण को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ये बयान मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में तो प्रदूषण का लेवल इतना ज्यादा है कि यहाँ 3 दिन गुजारने पर आप संक्रमित हो सकते हैं। दिल्लीमध्ये अशी स्थिती आहे की दिल्ली पूर्ण प्रदूषणाची लेवल एवढी मोठी आहे की 3 दिवस राहिलो तर आपल्याला इन्फेक्शन होतं। गडकरी ने कहा कि प्रदूषण की वजह से दिल्ली वालों की औसत आयु कम हो रही है। उन्होंने दिल्ली के साथ साथ मुंबई में भी बढ़ते प्रदूषण को लेकर चिंता जाहिर की। दिल्लीमध्ये या प्रदूषणामुळे ॲव्हरेज माणसाचं आयुष्य हे 10 वर्षांनी कमी होईल असा वैद्यकीय निष्कर्ष काढला गेला। मुंबई पण रेड झोन मध्ये आहे आणि त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये वॉटर पोल्यूशन, एअर पोल्यूशन या दोन्ही बाबतीत मुंबईत पण काम करण्याची आवश्यकता है। इंदौर से बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला के बेटे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ देवास में माता टेकरी मंदिर को आधी रात में खुलवाने पर एफआईआर दर्ज हुई है। अपने काफिले के साथ माता टेकरी मंदिर पहुंचे थे और आधी रात को वहां बवाल मचाया था। तस्वीरों में दिख रहा ये गाड़ियों का काफिला इंदौर से बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला का है, जो कि रात करीब 1 बजे देवास के प्रसिद्ध माता टेकरी मंदिर पहुंचा था। आरोप है कि विधायक के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला ने माता के दर्शन के लिए उत्पात मचाया। बंद होने के बावजूद आधी रात को माता टेकरी मंदिर खुलवाया। मंदिर नहीं खोलने पर पुजारी के साथ झगड़ा किया। पुजारी ने रुद्राक्ष शुक्ला पर मारपीट का भी आरोप लगाया। पुजारी ने धमकी देने का भी आरोप लगाया है। इधर बीजेपी विधायक पर आरोप लगे तो कांग्रेस ने पूरे मामले को सियासी हवा दे डाली। पूर्व मंत्री सज्जन सिन्हा वर्मा और अन्य कांग्रेस नेता माता टेकरी मंदिर पहुंचे और पुजारी के बेटे का पैर धोकर क्षमा याचना की। मामला बढ़ा तो पुलिस ने वीडियो के आधार पर रुद्राक्ष शुक्ला समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, लेकिन अब देरी से कार्रवाई को लेकर भी कांग्रेस हमलावर है। 72 घंटे के बाद विधायक पुत्र के खिलाफ एफआईआर होती, जबकि 12 अन्य लोगों के खिलाफ 3 दिन 4 दिन पहले एफआईआर हो गई थी। बार बार पुलिस अधीक्षक का बयान था कि उनकी गाड़ी नहीं थी। जो भी कुछ है, अगर वहाँ कार्रवाई हुई है तो उसकी जांच पूरी होगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। भले ही एफआईआर दर्ज हो गई हो, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर हमलावर है। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी विधायक को सनातन विरोधी तक बता दिया। और अब हम भारत की शूरवीरों का शक्ति प्रदर्शन आपको दिखाते हैं। एलएसी पर भारतीय सेना के जवानों ने जबरदस्त युद्धाभ्यास किया। देश के सबसे ऊंचे और दुर्गम इलाके में जब भारतीय जाबाजों ने हुंकार भरी तो दुश्मनों के माथे पर पसीना आ गया। एलएसी पर यह हिंद की ताकत का प्रदर्शन है। चालबाज चीन की सीमा पर यह भारतीय शूरवीरों की दहाड़ है। मौका है एलएसी पर भारतीय सेना के शक्ति प्रदर्शन का, जब भारत की जाबाजों ने अपनी ताकत और तैयारियों का ट्रेलर दिखाया। ऊंचे पहाड़ों और माइनस तापमान में भी इन जवानों का जज्बा आसमान से ऊंचा है। जमीन से आसमान तक सुरक्षा का ऐसा कवच है जिसे भेद पाना मुश्किल है। भारतीय जवान अत्याधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस हैं, जिनमें से ज्यादातर आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश में ही विकसित किए गए हैं। ये युद्धाभ्यास उत्तरी सिक्किम में एलएसी के पास स्थित प्लेटो सब सेक्टर में किया गया। ये इलाका देश के सबसे ऊंचे और ठंडे युद्ध क्षेत्रों में गिना जाता है। चीन की सीमा से सटे संवेदनशील क्षेत्र में सेना की मजबूती न सिर्फ सुरक्षा के हिसाब से अहम है, बल्कि ये चीन को साफ संदेश भी देता है कि भारत अब हर मोर्चे पर तैयार है। मुंबई 26/11 का मोस्ट वांटेड आतंकी तहव्वुर राणा एनआईए की कस्टडी में है। उससे पूछताछ की जा रही है। इस बीच मुंबई में 26 नवंबर को हुए हमले को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं, जिसमें पता चला है कि पहले मुंबई में पहले की तारीख कोई और तय की गई थी। ये आतंकी 26 नवंबर से पहले ही मुंबई को निशाना बनाने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन समुद्री उफानों के चलते इसे टालना पड़ा। अमेरिकी जांच एजेंसी ने एनआईए को जानकारियां शेयर की, उसमें कई विस्फोटक खुलासा हुआ है। यह हमला मुंबई में 26 नवंबर से पहले हो जाता, लेकिन समुद्र की उफनती लहरों ने आतंकियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। अमेरिकी जांच एजेंसियों ने एनआईए को जानकारी शेयर की। उसके मुताबिक मुंबई में आतंकी हमला 26 नवंबर से पहले ही होने वाला था, लेकिन समुद्री लहरों की वजह से हमला टाला गया। पाकिस्तान, आईएसआई, लश्कर-ए-तैयबा और तहव्वुर राणा 26 से 11 के पहले ही समुद्र की लहरों के शांत होने का इंतजार कर रहे थे। हेडली ने अमेरिका में राणा से बात की थी। हेडली ने राणा को हमले की जानकारी दी थी। अमेरिकी एजेंसियों ने जानकारी शेयर की। उससे साफ है कि इस हमले की जानकारी तहव्वुर को थी, जबकि राणा ने अमेरिका में पूछताछ के दौरान झूठ बोला कि उसे 26 से 11 हमले की जानकारी नहीं थी। एनआईए अब यही सब सवाल राणा से पूछ रही है और उससे 26 से 11 हमले का हर छुपा राज जानने की कोशिश में जुटी हुई है। अमेरिका से लाए जाने के बाद तहव्वुर राणा को 18 दिन की एनआईए की कस्टडी में रखा गया है। मुंबई आतंकी हमले को लेकर एनआईए हर रोज राणा से करीब
8 से 10 घंटे पूछताछ कर रही है। सूत्रों ने बताया कि हेडली और राणा मुंबई अटैक के दौरान लगातार दुबई और कश्मीरी आतंकवादी के संपर्क में थे। केंद्रीय जांच एजेंसी ये भी पता लगाने में जुटी है कि राणा और हेडली का भारत में मददगार कौन था। उत्तर प्रदेश के संभल में मौजूद अवैध दरगाह का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मशहूर जनेता दरगाह शरीफ की भूमि की जांच करने के लिए प्रशासन की टीम पहुंच गई और जमीन को नापने का काम शुरू कर दिया। चंदौसी तहसील में मौजूद इस अवैध दरगाह की जांच के लिए प्रशासन का अमला दल बल के साथ पहुंचा। जांच करने आई टीम में 4 लेखपाल और 2 कानूनगो शामिल हैं। सबसे पहले अवैध दरगाह की जमीन की माप शुरू हुई। राजस्व विभाग की टीम भी दरगाह पहुंची है। 1 दर्जन लेखपाल की टीम अवैध कब्जे की भूमि की पैमाइश कर रही है। पैमाइश के बाद डीएम के सामने जांच रिपोर्ट पेश होगी। मेरे पीछे यहाँ पर चंदौसी तहसील के जो लेखपाल है उनकी टीम पहुँच चुकी है और यहाँ पर देखिए वो पूरे अपने यहाँ पर इसके दस्तावेजें जो भी खसरा खतौनी होता है उसकी जांच पड़ताल यहाँ पे शुरू कर दी गई है। अब देखिए पूरी लगभग यहाँ पर 1 दर्जन से अधिक यहाँ पर लेखपालों की टीम पहुँची है। अब सबसे पहले दरगाह के आसपास के खेतों की पैमाइश शुरू की गई। राजस्व विभाग के लेखपालों की टीम पैमाइश कर रही है। फीता डालकर जमीन की नपाई की जा रही है। लेखपाल और कानूनगो अपने सरकारी अभिलेखों से दरगाह शरीफ के आसपास की भूमि की पैमाइश कर रहे हैं। उधर प्रशासन के सेक्शन पर दरगाह कमेटी के एडवोकेट कासिम जमाल का बयान आया है। हमें कोई इत्तला नहीं है, ना हमें कोई बताया गया कि कहाँ की पैमाइश करनी है, कैसे करनी है, क्यों आए हैं, कोई उन्होंने हमें से कोई राब्ता नहीं किया गया। दरअसल चंदौसी के गांव जनेता स्थित देश भर की मशहूर दरगाह शरीफ की जमीन को लेकर मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की गई थी, जिसके बाद से अवैध दरगाह पर बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा है। वक्फ संशोधन बिल आते ही यूपी में वक्फ की अवैध संपत्तियों पर एक्शन की तैयारी हो गई है। गाजियाबाद में वक्फ की अवैध संपत्तियों पर एक्शन की तैयारी शुरू हो गई। ये सभी संपत्तियां सरकारी जमीन पर बनाई गई है। गाजियाबाद में करीब 445 वक्फ की संपत्तियों पर जल्द ही एक्शन लिया जाएगा। दरअसल यहां वक्फ संशोधन बिल आने से पहले अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने सर्वे करवाया था, जिसमें वक्फ की 400 से ज्यादा ऐसी संपत्तियां मिली जो सरकारी जमीन पर बनाई गई थी। गाजियाबाद में 445 ऐसी संपत्तियों का सर्वे के दौरान खुलासा हुआ है जो कि सरकारी जमीन पर बनी हुई है और उन पर वक्फ रजिस्टर किया गया है। अब प्रशासन ने ऐसी संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी है जो सरकारी जमीन पर बनी है। प्रशासन सबसे पहले इन संपत्तियों को लेकर नोटिस जारी करेगा। उसके बाद सरकारी जमीन से कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। केवल धार्मिक लोगों को तो उन्हें आड़ में रखा गया है, जबकि जो मुल्तवी हैं, इस तरह के लोग हैं जो वक्फ बोर्ड में थे, उन लोगों ने अपना फायदा ज्यादा किया है। अपनी मार्केट बना के बेच दी है या दुकानें बनाकर या मकान बनाकर बेच दिए गए। वक्फ संशोधन बिल आते ही सीएम योगी ने साफ कर दिया था कि जो अवैध घोषित होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब इसके लिए जिला प्रशासन लगातार एक्टिव नजर आ रहा है। झारखंड में रेलवे पुलिस ने जाली नोट गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने बारहरवा रेलवे स्टेशन के बाहर से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 4 लाख की जाली करेंसी बरामद हुई है। टेबल पर रखे इन 500 नोटों की गड्ढियों को देखकर आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि ये नकली हैं। दरअसल साहिबगंज के बारहरवा रेलवे स्टेशन पर पुलिस गश्त के दौरान टिकट काउंटर के पास 2 संदिग्ध दिखे। जब पुलिस ने दोनों की तलाशी ली तो बैग से कपड़ों के बीच 500 के नकली नोट मिले। जांच में सभी नोट जाली पाए गए। युवकों के बैग से 4,12,000 रुपए बरामद हुए। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि इससे पहले भी वे 2 बार 50-50 हजार के नकली नोट पंजाब में खपा चुके हैं। इस बार वे 4,12,000 रुपए के नोट लेकर जा रहे थे। योजना थी कि इन्हें पंजाब के अलग अलग इलाकों में खपाया जाए। पुलिस को पूछताछ में कई अहम सुराग मिले हैं। पुलिस जाली नोट के सोर्स का पता लगाने में जुटी है। बिहार की राजधानी पटना में एक निजी फिल्म स्टूडियो में एक 20 साल की लड़की का शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। लड़की के परिजनों ने स्टूडियो संचालक पर हत्या का आरोप लगाते हुए उसकी गिरफ्तारी की मांग की है। राजधानी पटना के फतुहा थाना इलाके में बना ये वही निजी फिल्म स्टूडियो है जहां से 20 साल की गुड़िया कुमारी का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक गुड़िया कुमारी इसी फिल्म स्टूडियो में पिछले 6 महीने से पार्ट टाइम जॉब करती थी। बताया जा रहा है कि गुड़िया कुमारी हर रोज की तरह घर से अपनी जॉब पर फिल्म स्टूडियो गई थी, लेकिन देर शाम तक जब वो घर नहीं लौटी तो घर वाले उसे खोजते हुए स्टूडियो पहुंचे। वहां उन्हें गुड़िया का शव मिला। मृतक गुड़िया के घर वालों को उसके गले पर निशान मिले। घर वालों का आरोप है कि उनकी बेटी के साथ फिल्म स्टूडियो के संचालक और उसके साथियों ने जबरदस्ती करने की कोशिश की और जब गुड़िया ने इसका विरोध किया तो गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। बच्ची के साथ गलत व्यवहार किया गया, बच्ची इसका विरोध की है, उसको साक्ष्य को मिटाने के लिए उनकी हत्या कर दी गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी जांच शुरू कर दी है। वहीं घटना के बाद से फिल्म स्टूडियो का संचालक फरार है।
पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की सफाई के लिए सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। पुंछ के लसाना गांव में सुरक्षा बलों के आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू हुई। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। 19 अप्रैल को पीएम मोदी जम्मू कश्मीर दौरे पर रहेंगे और इससे पहले आतंकियों को खोज कर मारने के लिए सेना का सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। और घाटी में सेना के जवान चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी रखे हुए हैं। देर शाम हुई इस मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। सुरक्षा बलों ने को एक इनपुट मिला कि इलाके लसाना में कुछ आतंकी जो हैं वो यहाँ पर घूम रहे हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने एक बड़ा एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो शुरू किया आतंकियों की धरपकड़ के लिए। और पूंछ के सुरनकोट में चल रही मुठभेड़ के बीच इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर आर्मी के जवान तैनात है। दरअसल पूंछ इलाके में जैसे ही आतंकियों के छिपे होने की खुफिया सूचना मिली थी, सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट के तहत सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया, जिसके बाद सुरनकोट में छिपे आतंकियों से मुठभेड़ शुरू हो गई। सुरनकोट में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की नजर है। हर आने जाने वाली गाड़ी की तलाशी ली जा रही है, जिससे आतंकियों को किसी तरह की मदद न मिल सके। पीएम मोदी के दौरे से पहले सेना के जवान आतंकियों को ढूंढ कर मार रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। उसी बीच लगातार जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इससे पहले जवानों ने किश्तवाड़ में 3 आतंकी मार गिराए थे। इसके अलावा कठुआ में भी 2 आतंकी ढेर किए थे। जवानों का संदेश साफ है कि अगर घुसपैठ करने की कोशिश करोगे तो जहन्नुम पहुंचा दिए जाओगे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादी मार गिराए थे। ये सभी आतंकी किश्तवाड़ के चटरू जंगलों में छिपे हुए थे। आतंकियों ने यहाँ एक गुफा को अपना ठिकाना बनाया था। जी न्यूज के पास इन आतंकवादियों के ठिकानों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। यहाँ से जवानों को राशन, मोबाइल चार्जर, धार्मिक किताबें, सोलर पैनल, वाईफाई, जीपीएस समेत कई चीजें मिली हैं। और इसी गुफा को आतंकियों ने अपना ठिकाना बनाया था, जो जी न्यूज आपको सबसे पहले दिखा रहा है। जी न्यूज के एक्सक्लूसिव वीडियोस में साफ देखा जा सकता है कि आतंकियों ने एक कटे हुए पेड़ के नीचे बनी गुफा का इस्तेमाल लंबे समय तक छिपने के लिए किया। उनके पास लंबे समय तक जंगल में टिके रहने के लिए सभी जरूरी सामान मौजूद थे। इस गुफा में छिपे आतंकियों के पास सभी जरूरी सामान था। आतंकियों के ठिकाने से कुरान सहित कई धार्मिक किताबें पाई गई हैं। इसके अलावा उन्होंने ठिकाने के अंदर 10 से 15 दिनों तक के खाने का इंतजाम कर रखा था। आतंकियों की गुफा से खाना बनाने के लिए गैस चूल्हा, मोबाइल चार्जर, धार्मिक किताबें, राशन से भरे कट्टे, सोलर पैनल, वाईफाई और जीपीएस बैटरियां बरामद की है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आतंकियों ने अपने ठिकाने पर एक वाईफाई सेट, सोलर पैनल और जीपीएस डिवाइस सब कुछ रखा हुआ था। यानी ये दहशतगर्द लंबे वक्त तक इसी गुफा में रहने वाले थे। करीब 25 दिन तक चले तलाशी अभियान के बाद इस ठिकाने का पर्दाफाश हुआ। सुरक्षा बल आतंकियों के ऐसे ही अड्डों की तलाश कर उन्हें नष्ट करने का काम कर रही है, ताकि आतंकी इन सेफ जोन्स का इस्तेमाल न कर सके। साथ ही उन ओवरग्राउंड वर्कर की भी जांच की जा रही है, जो इन आतंकवादियों की मदद करते थे, इन्हें हर जरूरी सामान उपलब्ध करवाते थे। यूपी के बिजनौर में एक दूल्हे को जूता चुराई की रस्म में कम पैसे देना भारी पड़ गया। नाराज लड़की वालों ने घंटों तक बारातियों को बंधक बना दिया और फिर बिना दुल्हन के ही बारात वापस लौटी। तस्वीरों में दिख रहे इन बारातियों को देखिए। ये यहाँ निकाह की दावत खाने आए थे, लेकिन लड़की वालों ने इन्हें बंधक बना दिया। इनके बंधक बनने का कारण जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल ये लोग नजीबाबाद से बाराती बनकर बिजनौर आए थे। बारात का भव्य स्वागत हुआ, लेकिन जैसे ही शादी की रस्मों के दौरान साली ने जूता चुराए में 15,000 रुपए मांगे, लेकिन दूल्हे ने सिर्फ 2100 का शगुन दिया। फिर क्या, लड़की पक्ष ने इसे अपमान बताते हुए बारातियों को हॉल में ही रोक दिया। धीरे धीरे ये मामला मारपीट तक जा पहुंचा। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला तो शांत करवाया, लेकिन बेचारे दूल्हे को बिना दुल्हन के बेरंग लौटना पड़ा। हरियाणा के फरीदाबाद में एक प्रेम कहानी ने खौफनाक मोड़ ले लिया। यहाँ शादी से इनकार करने पर प्रेमिका के रिश्तेदारों ने प्रेमी को बेरहमी से पीटा और 13 जगहों से उसकी हड्डियां तोड़ दी। पीड़ित युवक कई दिनों से अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। एक प्रेम कहानी की ये अंतहीन सजा, न रिश्ता बचा न ही शरीर सलामत रहा। अस्पताल में बिस्तर पर लेटे गुलशन नाम के शख्स की खता बस इतनी है कि इसने अपनी प्रेमिका से शादी करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उसकी ऐसी हालत कर दी गई। दरअसल फरीदाबाद की जवाहर कॉलोनी में मोबाइल की दुकान चलाने वाला गुलशन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लिव इन में रह रहा था। पीड़ित के मुताबिक उसने अपनी गर्लफ्रेंड को करीब 21 लाख रुपए उधार दिए थे, लेकिन पैसे वापस न मिलने पर उसने महिला से शादी करने से इनकार कर दिया।
जिसके बाद महिला और उसके घर वालों ने युवक को उधार लिए रुपए लौटाने के बहाने घर बुलाया और लाठी सरियों से उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी और उसे अधमरा कर सड़क पर फेंक फरार हो गए। बताया जा रहा है कि पीड़ित इतनी बुरी हालत में था कि मदद के लिए चिल्ला भी नहीं सका। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। बिहार में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच तरबूज की खेती बेतिया जिले के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। गर्मी में लोग जमकर तरबूज खरीद रहे हैं और किसान लाखों की कमाई भी कर रहे हैं। तस्वीरें बेतिया के नौतन और बैरिया इलाके की हैं, जहां पहले सिर्फ बंजर रेतीली जमीन हुआ करती थी, वहीं आज हजारों एकड़ में तरबूज की हरियाली लहराती फसल दिखाई दे रही है। यहाँ एक एक किसान 10-10 एकड़ में तरबूज की खेती कर रहा है। 1 एकड़ में लागत करीब 60,000 रुपए आती है, लेकिन पैदावार होती है करीब 2 लाख की, यानी किसानों को प्रति एकड़ 1 से 1.5 लाख की सीधी कमाई हो रही है। ये तरबूज सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि नेपाल, बंगाल, यूपी और दिल्ली के बाजारों तक जा रहा है। दूसरे राज्यों से हर दिन पिकअप और ट्रक दियारा के खेतों से तरबूज लेने आते हैं। आप सामने देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पिकअप लगी है और पिकअप पर इस समय तरबूज लोडिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं जो नंबर है वह यूपी का नंबर है और यहाँ पर यूपी के व्यवसायी जो हैं बिहार के दियारे इलाके में नौतन के आए हैं और यहाँ से वो तरबूज और लालमी को खरीदकर अपने इलाकों में ले जाएंगे। भीषण गर्मी के बीच दियारा की ये रेतीली जमीन किसानों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। अपनी कड़ी मेहनत के बल पर यहाँ का किसान तरबूज की खेती कर लखपति बन रहा है। और अब हम आपको एक सांप के गुस्से की दास्तान बताते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक शख्स को सांप ने पूरे दर से बार डस दिया। इतना ही नहीं, रात भर अमित को डसने के बाद भी सांप उसके पास से हटा नहीं, बल्कि शव के नीचे छिपा बैठा रहा। बिस्तर पर बेजान पड़ा ये मिक्की कश्यप है और ध्यान से देखिए, ये वो है जहरीला सांप जिसने मिक्की को 10 बार डसा है। मिक्की को डसने वाला सांप अब सपेरे की गिरफ्त में है, लेकिन इसके गुस्से की दास्तां हैरानी भरी है। जानकारी के मुताबिक गांव अकबरपुर सादात में अमित उर्फ मिक्की रात को काम से लौटकर सोने चला गया, लेकिन उसके बिस्तर पर एक सांप था। जैसे ही मिक्की लेटा, सांप दब गया और गुस्से में उसने मिक्की को डस लिया। सांप इतना गुस्से में था कि उसने 1-2 नहीं बल्कि पूरे 10 बार मिक्की को डसा और रात भर वहीं बैठा रहा। मिक्की के शरीर पर सांप के डसने के 10 निशान मिले हैं। सुबह जब परिजन उसे जगाने आए तो बिस्तर पर सांप देखकर सहम गए। आनन फानन में सपेरे को बुलाया गया। सांप को सपेरे ने तो पकड़ लिया, लेकिन मिक्की की मौत हो चुकी थी। फिलहाल सांप के गुस्से की अनोखी घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय है। सांप और नेवले की लड़ाई तो आपने जरूर देखी होगी, लेकिन हम आपको सांप और कौवे की लड़ाई दिखाते हैं। एक कौवा ऐसा जिसने जहरीले सांप पर हमला कर दिया और सांप जान बचाकर भागा। ये देखिए, सांप और कौवा आमने सामने हैं। कौवा अपने पैने चोंच से सांप पर हमला कर रहा है। सांप भी खुद को बचाते हुए पलटवार करता है, लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागता है। कौवा लगातार अपने पैने चोंच से जहरीले सांप पर वार कर रहा है और सांप भी फन उठाकर उस पर हमला करता है, लेकिन कौवे ने सांप को चोंच मारकर घायल कर दिया। सांप किसी तरह जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कौवा तो हाथ धोकर उसके पीछे ही पड़ा है। एक दूसरे पर वार प्रहार का ये सिलसिला देर तक चलता रहा। सांप और कौवे की लड़ाई का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अब हम आपको मध्य प्रदेश के छतरपुर के एक रील बाज टीआई से मिलवाते हैं। सांप को रील का ऐसा शौक है कि नए नए प्रयोग करते रहते हैं। रील बनाने के लिए टीआई साहब गाजे बाजे के साथ घोड़े पर चढ़कर निकल पड़े। सड़क पर जब टीआई साहब का कारवां निकला तो लगा कोई बारात आ रही है। गाजे बाजे के साथ घोड़े पर चढ़े टीआई साहब भी दूल्हे वाला फील ले रहे थे। आंखों पर काला चश्मा, रौबदार मूछें और टाइट वर्दी, मानो टीआई साहब बॉलीवुड वाले सिंघम से कम थोड़ी है। तभी तो जनता जनार्दन भी टीआई साहब का तहे दिल से इस्तकबाल कर रही है। यह अनोखा अंदाज है छतरपुर कोतवाली के टीआई अरविंद सिंह दांगी का। टीआई साहब को रील का ऐसा शौक है कि वो घोड़े पर बैठकर निकल पड़े और साथ में बैंड बाजा भी ले गए ताकि रील बने, लाइक्स कमेंट बढ़े। अब टीआई साहब का ये वीडियो सोशल मीडिया पर हिट हो रहा है। जानकारी के मुताबिक टीआई साहब ने अंबेडकर जयंती पर ये जुलूस निकाला था।